नमस्कार। क्या कोई वर्कप्लेस सिर्फ कुछ नियमों और पॉलिसीज से ही सेफ बन जाता है या फिर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? आज हम इसी सवाल को समझेंगे भारत के पॉश एक्ट के नजरिए से और जानेंगे कि एक सही मायनों में सुरक्षित वर्कप्लेस होता क्या है। शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो थोड़ा चौंकाने वाला है। एनसीआरबी के 2024 के डेटा के मुताबिक वर्कप्लेस पर हरासमेंट के रिपोर्टेड केसेस में 27% का इजाफा हुआ है। अब देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमें दो बातें बताता है। एक तो ये कि लोग अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। तो फिर से वही सवाल आता है, आखिर एक वर्कप्लेस को असल में सेफ क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ कागज पर बनी पॉलिसीज काफी हैं या फिर मामला कुछ और है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। अच्छा, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि ये चिंता इतनी बड़ी क्यों है, फिर पॉश एक्ट को समझेंगे, ये जानेंगे कि इसकी सीमाएं क्या हैं, एक्शन का फ्रेमवर्क क्या है और आखिर में एक सेफ कल्चर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, ये कोई सिर्फ एचआर पॉलिसी का मामला नहीं है, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक सेफ वर्कप्लेस का अधिकार सीधा हमारे संविधान से जुड़ा है। आर्टिकल्स 14, 15 और 21 ये सब बराबरी और सम्मान से जीने का हक देते हैं। और जाहिर है, ये हक ऑफिस के गेट पर खत्म नहीं हो जाता। और इसी संवैधानिक नींव पर बना है हमारा सबसे जरूरी कानून, पॉश एक्ट 2013, यानी कि द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। ये एक्ट वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने, उस पर पाबंदी लगाने और उससे निपटने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क देता है। ये कानून देखिए रातों रात नहीं बना, इसकी एक पूरी जर्नी है। कहानी शुरू हुई 1997 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जरूरी विशाखा गाइडलाइंस जारी की। फिर 2013 में जाकर पॉश एक्ट बना और अभी हाल ही में 2020 में जो नए लेबर कोड्स आए हैं, उन्होंने इस फ्रेमवर्क को और भी पक्का कर दिया है। अब इस कानून की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका दायरा, इसकी पहुंच। ये किसी एक तरह के ऑफिस के लिए नहीं है। चाहे सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट कंपनी, कोई फैक्ट्री हो या छोटा सा स्टार्टअप, ये हर जगह लागू होता है। और सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं, बल्कि इंटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, यहां तक कि ऑफिस में आने वाले विजिटर्स को भी ये सुरक्षा देता है। और हां, आज के टाइम में रिमोट वर्क और घरेलू कामगार वो भी इसके दायरे में आते हैं। तो चलिए अब इस एक्ट के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि कानून की नजर में सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या। इन सीमाओं को समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। यहां पे कानून का सबसे कोर प्रिंसिपल सामने आता है, अनवेलकम कॉन्डक्ट, यानी अवांछित व्यवहार। इसका मतलब बहुत सीधा है। कानून ये नहीं देखता कि किसी ने किस नियत से कुछ कहा या किया। कानून ये देखता है कि जिस इंसान पर उसका असर हुआ, उसे कैसा महसूस हुआ। बस यही सबसे बड़ा फर्क है। इंटेंट नहीं, इम्पैक्ट मैटर करता है। और ये हैरेसमेंट कई तरह का हो सकता है, जैसे कि कोई अनचाहा फिजिकल टच या एडवांस, या फिर किसी तरह के सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना, सेक्सुअली कलर्ड जोक्स या किसी के लुक्स पे कमेंट करना, ये भी इसी में आता है। कोई पोर्नोग्राफी दिखाए या अश्लील इशारे करे, घूरे, गलत मैसेज भेजे, ये सब कुछ इसके दायरे में है। सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा बर्ताव जो सेक्सुअल नेचर का हो और अनवेलकम्ड हो, वो हैरेसमेंट है। एक और बात, हैरासमेंट हमेशा कोई एक घटना नहीं होती। कभी कभी लगातार होने वाले छोटे छोटे बर्ताव से ऑफिस का माहौल ही खराब हो जाता है। इसे कहते हैं हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसा माहौल बन जाना जो डराने वाला हो, अपमानजनक हो या जिसमें किसी के लिए काम करना ही मुश्किल हो जाए। तो ये भी सेक्सुअल हैरासमेंट ही माना जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब सवाल यह है कि कानून इससे निपटने के लिए क्या फ्रेमवर्क देता है। मतलब कंपनी की क्या जिम्मेदारियां हैं और शिकायत की पूरी प्रोसेस क्या है। देखिए, कानून सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकता, वो कंपनियों पर कुछ ठोस जिम्मेदारियां भी डालता है। जैसे हर कंपनी को एक इंटरनल कमेटी यानी आईसी बनानी होगी, जिसमें कम से कम आधी महिलाएं हों। एक क्लियर एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी बनाकर सबको बतानी होगी। रेगुलर अवेयरनेस वर्कशॉप्स करानी होंगी। और सबसे जरूरी, जिसे भी शिकायत है उसे हर तरह की मदद देनी होगी। ये सब ऑप्शनल नहीं है, ये कानून की सीधी मांग है। और अगर कोई कंपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती तो उसके नतीजे भी गंभीर हैं।
पहली बार में 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और अगर गलती दोहराई गई तो जुर्माना और भी ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि कंपनी का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो अगर किसी को शिकायत करनी है तो प्रोसेस क्या है? ये पूरा प्रोसेस टाइम बाउंड है। सबसे पहले घटना के 3 महीने के अंदर लिखित शिकायत देनी होती है, फिर इंटरनल कमेटी को 90 दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करनी होती है। इसके बाद अगले 10 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें देती है और आखिर में इसी रिपोर्ट के बेस पर कंपनी एक्शन लेती है। अच्छा, इस प्रोसेस के लिए 2 तरह की कमिटीज होती हैं। पहली है इंटरनल कमिटी यानी आईसी। ये उन सभी वर्क प्लेसेस के लिए हैं जहां 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। लेकिन अगर किसी जगह 10 से कम लोग हैं या फिर शिकायत सीधे एम्प्लॉयर यानी मालिक के खिलाफ ही है, तो मामला लोकल कमिटी यानी एलसी के पास जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, क्योंकि मामला सिर्फ कानून का पालन करने का नहीं है। असल बात है एक सेफ कल्चर बनाने की, एक ऐसा माहौल बनाने की। और ये बात इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। असली मकसद सिर्फ कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, बल्कि सम्मान, सहानुभूति और जवाबदेही पर आधारित एक वर्कप्लेस कल्चर बनाना होना चाहिए। मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि असल में एक अच्छा माहौल बनाना। तो जो प्रोग्रेसिव कंपनियां हैं वो इससे आगे बढ़कर सोच रही हैं। वो सिर्फ कानून का पालन नहीं कर रही, वो लीडरशिप से लेकर नीचे तक जीरो टॉलरेंस का कल्चर बना रही हैं। वो लोगों को बाई स्टैंडर्ड इंटरवेंशन की ट्रेनिंग दे रही हैं। मतलब अगर कुछ गलत होता दिखे तो चुप ना बैठें, कुछ करें। वो जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज अपना रही हैं ताकि हर कोई सुरक्षित महसूस करे, और अपनी पॉलिसीज को अपडेट कर रही हैं ताकि डिजिटल और रिमोट वर्क वाला हैरासमेंट भी कवर हो सके। तो आखिर में हम सबको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि कोई भी वर्कप्लेस, क्या वो सिर्फ कंप्लायंट है, मतलब नियमों का पालन कर रहा है, या वो सच में सेफ है? इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है, और इसी फर्क को समझना ही सबसे जरूरी है।